ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। एक बार बंद कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए आज फिजियोलॉजी में हम जो डाइजेशन पढ़ रहे थे, डाइजेशन प्रक्रिया, तो वो हमने हमारे पिछले लेक्चर में पैंक्रियाज तक हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आता है डाइजेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। स्टार्ट करेंगे अब GI ट्रैक्ट से, शुरू से, कि ये तो हमने सिर्फ जो है वो एक तो पैंक्रियाज और लिवर को देखा। अब GI ट्रैक्ट मुख से लेके और आपको ध्यान में है कि वे एनस तक, तो एनस तो एक जो है एक्सक्रीशन का स्पेस है उसको वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए, लेकिन उससे पहले रेक्टम आता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो अब इनमें अलग अलग के अंदर बड़ी छोटी आंत, देखिए बड़ी आंत है, छोटी आंत में जैसे ड्यूडिनम है, जेजुनम है, इलियम है, इनमें हम, और बक्कल कैविटी में और रूमन में कैसे कैसे इनके अंदर जो है वो प्रक्रिया जो डाइजेशन की चलती है, क्या क्या होता है, तो वो अब इस पूरे क्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अब डाइजेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आहार नाल के विभिन्न भाग अपना अपना कार्य पूरी दक्षता के साथ करते हैं, जिससे भोजन का पाचन सफलतापूर्वक हो पाता है। तो इसमें हम सबसे पहले बक्कल कैविटी को लेते हैं। मुंह के अंदर जो है क्या क्या होता है, और इसके अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं मार्क करवाऊंगा, आप तुरंत जो उसको करें। और एक बात का ध्यान रखें, जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है मेरी अपना ओपिनियन है, ये भी ध्यान रखना। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं जिससे सहमत हूँ वही वो पूछे, लेकिन जो आम तौर पे बातें आ रही हैं या ध्यान में आ रही हैं वो मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट में लगवा देता हूँ। तो दांतों, होठों व जीभ की सहायता से भोजन को ग्रहण किया जाता है, प्रीहेंशन कहते हैं। प्रीहेंशन जैसे जो हमारा जो कैमल है, कैमल को आपने देखा खाते हुए, तो वो अपने होठों से जो पहले यूं यूं करके उसको इकट्ठा करता है और अंदर ले जाता है, और फिर जो है च्यूइंग होती है दांतों से। इसी तरह से घोड़े को आप देखें तो घोड़ा भी इसी तरह से जो है, बकरी भी इसी तरह से है। तो इस तरह से ये जो है, इसलिए कहा कि दांतों, होठों व जीभ की सहायता से भोजन को। अब जीभ से क्या होता है, अब पानी का ग्रहण कहाँ से करते हैं, जीभ से। अब देखिए आप, कुत्ता कैसे पानी पीता है, जीभ से। शेर कैसे पानी पीता है, जीभ से। तो ये सारे जो है वो जीभ से पानी पीने वाले हैं। तो प्रीहेंशन, जो चीज़ को, खाने पीने की वस्तु को अंदर लिया जाता है जिससे, वो प्रक्रिया प्रीहेंशन कहलाती है, ग्रहण करना। दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में काट व पीस देते हैं। जीभ व मुख गुहा की गतियों द्वारा लार ग्रंथियों से स्रावित लार भोजन में मिलती रहती है। वह भोजन एक अर्ध ठोस रूप, सेमी सॉलिड फॉर्म जो है वो अपना लेता है, सेमी सॉलिड बन जाता है वो। पेट में जाने के लिए थ्रू फेरिंग्स। अब रोटी सीधी फेरिंग्स में चली नहीं जा सकती, नहीं जा सकती जब तक कि वो सेमी लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी। तो लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए ये कार्य जो है एक महत्वपूर्ण कार्य है, अदरवाइज कैसे जाएगी रोटी फेरिंग्स में, फंस जाएगी। लार में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, अंडरलाइन ये जरूरी है, क्योंकि कई बार ट्रू फॉल्स में ये पूछ लिया जाता है, नहीं होता। इसलिए लार द्वारा किसी प्रकार का पाचन नहीं किया जाता, परंतु कुछ मांसाहारी कार्निवोरस पशुओं में टाइलिन नामक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम पाया जाता है। ये जरूरी भी है क्योंकि वो दोनों हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जानवर जो है आप मांस भी खा लेते हैं और रोटी भी खा लेते हैं। कुत्ता है जैसे, अब उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट वाला ही हो तो काम चल जाएगा, ज़रूरत नहीं है इस एंजाइम की। लेकिन अगर वो जैसे ही कोई मांस खाता है, इसी तरह बिल्ली है, जैसे बिल्ली जो है वो चूहा भी खा जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें प्रकृति ने कमाल किया है
उसकी वैसी व्यवस्था जो है कर दी है। तो इसके लिए लार के अंदर जो है वो टाइलिन नामक, अंडरलाइन करना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, नामक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को डेक्स्ट्रिन व माल्टोज में बदल देता है। तो ये जो ये इन्होंने एक्शन यहाँ पेज पे स्टार्च, टाइलिन, डेक्स्ट्रिन व माल्टोज यहाँ इसको बता दिया। मुख्य गुहा में भोजन फेरिंक्स व ईसोफेगस में होता हुआ आमाशय के प्रथम भाग यानी रुमन में चला जाता है। तो ये बात जो है अवश्य रूप से इसका जो सीक्वेंस है वो आपको हर हाल में याद होना चाहिए कि पेट के जो 4 भाग हैं, पहले भोजन किस में जाएगा, फिर किस में आएगा, उसके बाद किस में जाएगा और लास्ट किस में जाएगा। तो ये जो चारों भागों में है, तो पहला देखिए, पहला ये रूमन में जाएगा, रूमन से रेटिकुलम में जाएगा, रेटिकुलम में ओमेजम में जाएगा और ओमेजम से एबोमेजम जाएगा। तो ये जो इसका क्रम रहता है हमेशा। लेकिन जो नए न्यू बॉर्न होते हैं, जो दूध पीते हैं, जो केवल दूध पीते हैं, उसके लिए हमने आपको पहले बता दिया कि जब वो दूध पीते हैं तो उस समय तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा, अभी हमने पीछे जो अच्छी तरह इसको पढ़ भी लिया था, उसमें रिफ्लेक्स एक्शन होता है और रिफ्लेक्स एक्शन से जो सीधा ही भोजन जो है वो सीधा ही दूध जो एबोमेजम में चला जाता है। मुख्य गुहा से भोजन ये जो है फेरिंक्स, ईसोफेगस में होता हुआ रूमन में पहुंचता है। तो अब यह पहला है जो, अब ये पहला है जो रूमन हमारे पास आ गया। अब रूमन में हम देखेंगे जो पहला भाग है इसका, प्रथम भाग, इसके पार्ट भी हमने पढ़ लिए कौन कौन से हैं, डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, जो बंद सैक हैं वो भी हमने देख लिए कौन कौन से हैं, और इसके पिलर भी जान लिए कौन कौन से पिलर हैं बीच में जो इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें उपस्थित जीवाणु व प्रोटोजोआ भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को सरल वाष्पीकृत वोलेटाइल फैटी एसिड्स, वोलेटाइल फैटी एसिड वो होते हैं जिनका वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत इसीलिए नाम दिया ना, वाष्पीकृत वसीय अम्लों वोलेटाइल फैटी एसिड्स में परिवर्तित करते हैं, जो एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड होते हैं। तो ये अभी यहाँ इन्होंने दिया है कि बनते कैसे, ये बनते कैसे हैं। तो देखिए भोजन के अंदर पॉलीसैकेराइड्स आपके पास आए, मोनोसैकेराइड्स भी हैं, ऐसा बात नहीं है, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स आए। तो इसके अंदर जो है, जो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है जो रूमन में, उनसे ये शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। शुगर से जो 2H जो हाइड्रोजन के आयन निकले तो ये पायरुवेट बना। पायरुवेट में लैक्टेट फर्मेंटिंग बैक्टीरिया के कारण, जो रूमन में है, उसके कारण ऑक्जेलो एसीटेट जो है बन गया। और ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर जब 4H आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन मिले तो ये सक्सीनेट बना, और सक्सीनेट से लैक्टेट फर्मेंटिंग बैक्टीरिया द्वारा ये प्रोपियोनेट बना। तो ये प्रोपियोनेटिक एसिड जो हमने ऊपर पढ़े हैं ना, ये वही सेम जो है बनते आ रहे। सक्सीनेट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एस्केप होती है, अगेन जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पायरुवेट में मिलके ये बनता है और ये सर्कल चल पड़ा। इसी तरह से जो हमारे पास पायरुवेट बना उसमें
दो हाइड्रोजन के जो है दो हाइड्रोजन मिले तो ये लैक्टेट बना, और उसके बाद में इसमें 2H अगेन ऐड हुए और ये लैक्टेट फर्मेंटिंग बैक्टीरिया की सहायता से एसिटाइल को में परिवर्तित हुआ और इसके द्वारा भी प्रोपियोनेट बना। अब पायरुवेट से जब शुगर से 2H जो है हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन के जो आयन निकले, तो एक दो जो है वो इधर देखिए यहाँ शो किए हुए हैं, तो ये दो क्या करते हैं, पायरुवेट से निकली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं और ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके और ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो वहाँ मौजूद हैं, उनकी फर्मेंटेशन और एक्शन के कारण ये मीथेन में चेंज हो गए। और जो पायरुवेट से एसिटाइल कोए बना, उससे जो है एसीटेट यानी कि एसिटिक एसिड और 4 आयन जो है हाइड्रोजन 4H जो मिल करके इसमें ये जो है ब्यूटाइरेट बना। तो ये हमने ऊपर जो पढ़े थे कि एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड, तो ये वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं, इनका जो है निर्माण यहाँ इन्होंने बताया। तो यहाँ इन्होंने बैक्टीरिया को बताया कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, और यहाँ नेक्स्ट जो इन्होंने एरो मार्क दिखा करके ये पूरा डायग्राम दिया है, इसके अंदर जो है भी ये सेम प्रोसेस है, कोई इसमें लंबी प्रोसेस नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ सेलुलोज और स्टार्च को ले लिया, क्योंकि यहाँ पूरा पॉलीसैकेराइड्स लिया इन्होंने, यहाँ जो है सेलुलोज और स्टार्च के माध्यम से इनको कैसे ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ये इसको क्लियर कर दिया। तो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया ये हमने यहाँ देखा। इसके साथ ही ये नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन, वो प्रोटीन जिसमें नाइट्रोजन होती है, और प्रोटीन वो नाइट्रोजन जो इसमें प्रोटीन नहीं, नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजन जिसमें प्रोटीन नहीं होती है, वो नाइट्रोजन। तो पदार्थों को तोड़कर अमोनिया और यूरिया में बदल जाते हैं। तो ये जो नॉन प्रोटीनस, और ये मैंने आपको मेरा जो पिछला लेक्चर है उसमें आप देखेंगे जहाँ हमने नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन बाय रूमिनेंट्स 117 पेज पे जो डायग्राम दिया था, इसमें मैंने इसको आपको बड़ा भलीभांति इसको अच्छी तरीके से समझाया था कि ये ट्रू प्रोटीन NPN और N जहाँ लिखा हुआ है, ये नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो युक्त जो है प्रोटीन। तो ये 2N जहाँ दिया है ये नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन है, और जो NPN है वो नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजन है। तो इसके अंदर मैंने आपको यहाँ ये क्लियर भी यहाँ भी हो गया था कि देखिए यहाँ मैंने उस समय भी बताया था, यहाँ दिया हुआ नहीं था कि यहाँ जो है वो यूरिया बनती है, अमोनिया भी यहाँ जो बनती है। तो ये क्या होता है, जब यहाँ से ये जो ब्लड के अंदर यहाँ से डाइजेशन हुआ तो ये ब्लड में जाएंगी, ब्लड के थ्रू ये जो पोर्टल आपको सिस्टम मैंने पीछे समझाया था, जो वेन है उसके द्वारा सीधा लिवर में चली जाएगी, और लिवर से जो है ब्लड में, और ब्लड से क्या होता है कि ये दोनों ही यूरिन के द्वारा ये यूरिया और ये अमोनिया, ये दोनों के दोनों जो है वो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं गुर्दे के द्वारा, यानी कि यूरिनरी सिस्टम के द्वारा। तो ये मैंने आपको यहाँ 117 पेज वाला जो है ये क्लियर कर दिया था। यहाँ इन्होंने 2 ही लाइनें लिखी है, तो आप उसको भी वहाँ देख सकते हो। अब जो है हमारे पास इसको इन्होंने यहाँ सेलुलोज और स्टार्च को लेकर के सेम प्रोसेस है। सेलुलोज जो है वो टूटेगा सेलोबायोज में और ये ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट। इधर स्टार्च का माल्टोज और ग्लूकोज बनेगा, और माल्टोज जो है ग्लूकोज 1 फास्फेट को बनाएगा। तो अब ये 2 ग्लूकोज के यहाँ पे हमने देखे मॉलिक्यूल बन गए हैं। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट से जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनेगा। ये प्रक्रिया पूरी इसी के अंदर रुमन में ही चल रही है। तो यहाँ इस साइड में जो है ग्लूकोज से सरकोज और लेवान, सरकोज और
लेवान से ये फिर फ्रक्टोज बन गया और इस फ्रक्टोज से ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना। इधर जाइलान से जाइलोबायोज और जाइलोज बना। तो इसने जाइलोज से भी फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना, इधर फ्रक्टोज से भी फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना। और जाइलोज से भी सीधा जो है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बन सकता है और ये फ्रक्टोज से भी फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बना है। अब इससे बना पायरुवेट, वही सेम फिर ये प्रोसेस इधर सेम आ गया यहाँ पे। और पायरुवेट से एसिटाइल को बना और एसिटाइल को से ब्यूटाराइल को बना, ब्यूटाइरिल कोए बना और इससे ब्यूटाइरेट बनना। एसिटाइल कोए से एसिटाइल फास्फेट बना और इससे फिर एसीटेट बना। इसी तरह से पायरुवेट से जो एसिटाइल फास्फेट और फॉर्मेट बना और इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला और इसके बाद में इससे ये रिएक्शन के बाद मीथेन बना। पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट और लैक्टेट बना। लैक्टेट से लेसिटाइल कोए और एसिटाइल कोए बना जिससे फिर प्रोपियोनेट, वही प्रोपियोनेटिक एसिड जो है प्रोपियोनिक एसिड बना। और ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है इसमें ये जो इस तरह की तीर का निशान दिखाया गया, इससे ये एनर्जी का जो है वो प्रोडक्शन बता रहा है। तो ये 2H जो है वो इसमें 2 मॉलिक्यूल ये आयन हाइड्रोजन के, तो सक्सिनाइल कोए बना और मिथाइल मेलोनिल कोए उससे प्रोडक्शन आया, प्रोडक्ट हुआ और ये प्रोपियोनाइल कोए बना और जिसके बाद प्रोपियोनेट बना। तो ये सेम वही इधर यहाँ हमने देखा था, ये देखिए ब्यूटाइरेट, एसीटेट, मीथेन और प्रोपियोनेट। तो ये यहाँ भी चारों सेम है, हमारे पास चारों ये सेम है, वही एक्शन है। इन्होंने 2 बार जो है इसको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। तो ये है मेटाबॉलिक पाथवे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स। तो ये वोलेटाइल फैटी एसिड्स यहाँ प्रोडक्शन होता है, तो ये वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं, ये भी आप याद रखें। वसीय पदार्थों ग्लाइकोलिपिड्स, तो आपने ये देखा होगा कि आप जनरली ये भी सुनोगे कि मेरी जो है वो मैं लिपिड प्रोफाइल करवा के आया हूँ। जाते हैं ना जनरली लोग करवाते हैं, ब्लड दे के आए, उनको कहा है कि भाई मेरी लिपिड प्रोफाइल कर दो। तो लिपिड प्रोफाइल क्या है? आपके ब्लड के अंदर जो है कितनी तरह जो लिपिड है यानी कि वसा है वो उसके भी अलग अलग हैं, वो कौन कौन सी हैं और वो फिर कितनी कितनी होनी चाहिए और अभी आपके ब्लड में कितनी कितनी है। तो जिसके अंदर अगर ज़्यादा ये वैल्यू आती है तो कहते हैं भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो आप इस बात को पूरी तरह से समझें, अगर ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स व ट्राइग्लिसराइड्स, हाँ उसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी जो है लिखा होगा उस लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं। इनको जो वसीय पदार्थ इनको तोड़कर मुक्त वसीय अम्लों फ्री फैटी एसिड्स में बदल देते हैं। तो यहाँ ये फ्री फैटी एसिड्स में बदले जाते हैं। मृत जीवाणु व प्रोटोजोआ, मृत जीवाणु व प्रोटोजोआ सीधे ही एबोमेजम में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के प्रभाव में उनका विखंडन हो जाता है और टूट जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है कि अगर कोई ऐसा, हम देखते भी हैं भी ये जानवर है, कमाल है, ये खा ही गया सब कुछ। कई बार आपने देखा होगा कि जानवर तो सड़ा गला भी जो अमरूद पड़ा हो, कोई वो पड़ा हो या कोई ऐसा पदार्थ पड़ा हो तो खा लेता है, वो तो खा लेता है। तो वो उसके अंदर कीटाणु तो गए ही हैं और वो फिर ये तो है, इसमें बेस्ट वे है, इसको अंडरलाइन कर लें कि HCl जो है वो उसको निष्क्रिय कर देता है, विखंडित कर देता है। इसमें विटामिन B कम्प्लेक्स, ये हमें पता ही है, विटामिन K का भी निर्माण होता है। विटामिन B कम्प्लेक्स, तो हमें तो ये विटामिन B कम्प्लेक्स B12 का ही पता है, तो विटामिन K और अंडरलाइन कर लो।
ये भी इसमें जो है रूमन में निर्माण होता है। ये एक नई बात समझ में आई है, ध्यान में। ये मैंने पहले नहीं कहीं इसको पढ़ा था कि विटामिन के भी बनता है, क्योंकि B12 बनता है, ये मुझे ध्यान था। तो अब ये इसमें यहाँ इसको दोबारा याद कर लिया करो। तो ये हमारे पास कोबाल्ट अगर की कमी हो तो ये B12 नहीं बनेगा रूमिनेंट्स में, और ये B12 नहीं बनेगा तो जुगाली अच्छी तरह से नहीं होगी, पाचन अच्छी तरह से नहीं होगा, और दूध कम हो जाएगा और जानवर वीक होगा। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका कोबाल्ट का होना बड़ा ज़रूरी है ये जानवर के अंदर। ये आपने इसमें पहले भी 2 बार 3 बार इसकी चर्चा आ चुकी है। तो इसमें ये भी निर्माण होता है, B कॉम्प्लेक्स और विटामिन के भी निर्माण होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनको B कॉम्प्लेक्स देने की कभी ज़रूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर कोई नर्वाइन डिसऑर्डर है तो वहाँ हमें B कॉम्प्लेक्स B1, B6, B12 देना चाहिए, क्योंकि ये नर्व को रीजनरेट करने में बड़ा जो सहयोग करते हैं। इसके अगर जो नर्व है जो उसकी जो नर्व के ऊपर जो शीत होती है वो डैमेज हो जाती है, उतर जाती है, कई बार ऐसा कुछ डिजीज़ में होता है। तो ये उसको रीजनरेट करने में बहुत सहायक जो है साइनोकोबालामिन बेस्ट जो है वो काम करता है। और इसके अंदर B1 जो थायामीन है ये भी जो है वो बेस्ट काम करता है नर्वाइन टॉनिक के रूप में। रूमन व रेटिकुलम में उपस्थित भोजन धीरे धीरे पुनः मुंह में जाता रहता है तथा पशु जुगाली करता रहता है। अब आप यहाँ पे ये जो प्रक्रिया है ये तो सबको पता है। ये एक चीज़ मैं यहाँ मिसिंग देख रहा हूँ कि रूमन के अंदर भोजन आया और फिर उसको वापस जो है वो मुंह में ले जाके ही वो जुगाली करेगा। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है ये नहीं यहाँ दिया हुआ, तो आप इस प्रक्रिया को भी नोट कर लें कि ये प्रक्रिया जो है वो कैसे होती है। ये प्रक्रिया के बारे में आप ये अच्छी तरह से अलग से नोट कर लेना। इसमें सुनने के बाद में आप इसको अलग से नोट कर लेना। इस प्रक्रिया के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है, जब वो वापस जानवर लाता है ना जुगाली को, तो पहला इसमें काम होता है जीभ को कठोर तालू पर चिपकाता है। कठोर तालू पर जीभ चिपकती है। मुख गुहा का बंद होना, जब मुख गुहा बंद होगी तो वक्ष गुहा में ऋणात्मक दाब का बनना। जो वक्ष गुहा है उसमें ऋणात्मक दबाव बनता है और रुमन में संकुचन होता है, कंट्रक्शन। तो जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो वहाँ से कुछ उठेगा और जो आगे सबसे पहले है वो जो है उस पर दबाव पड़ेगा। रुमन में संकुचन के साथ साथ जो ग्रास नली में भी संकुचन हो जाएगा, इसोफेगस में भी, और इसके बाद जो है वो फेरिंक्स का छिद्र खुल जाएगा। फेरिंक्स का छिद्र खुल जाएगा और भोजन का मुख में प्रवेश हो जाएगा। अब जब मुख में प्रवेश हो गया तो जबड़े, दांतों, कपोल, जीभ की सहायता से पुनः जो उसको चबाएगा और फिर उसको जो है वो पुनः जो है निगल लेगा। तो अब ये जो प्रक्रिया है इसको एज इट इज़ आप लिख लें, और यहाँ मैं इसको एक एरो मार्क से इसका यहाँ इसी का ही मैं आपको एक जो है कल आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूँगा। इसका जो है एक फ़ोटो लेकर के जो नोट्स है, तो ये आप ध्यान रखें। ये इस तरह की प्रक्रिया, तो इसके अंदर ये चीज़ जो है आपसे पूछी जा सकती है, जबकि उसके अंदर इस चीज़ की जो है वो मैं देख रहा हूँ नहीं दिया गया उसके अंदर। तो इसको आप जो है नोट ज़रूर कर लें कि ये प्रक्रिया कैसे संभव होती है, क्योंकि हम फिजियोलॉजी में हैं। फिजियोलॉजी के अंदर जो हमें ये जानना जो है कि क्रिया, हम तो क्रिया पढ़ रहे हैं, पशु शरीर क्रिया, तो क्रिया कैसे होती है, ये आती कैसे है जुगाली,
तो ये इसके स्टेप हैं, इस तरह से ये इसमें जो है वो संपन्न होती है। गाय में भोजन की प्रत्येक दिन में करीब 8 घंटे तक जुगाली होती है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। अब हमारे पास समय 27। अभी एक हम रेटिकुलम को और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अभी हमारे पास वक्त है। रेटिकुलम, इसमें भी कमोबेश रूप से उसी प्रकार पाचन होता है जो रुमन में होता है, जो हमने पीछे देख लिया। अब जो स्टोमक ऑफ यंग काफ, तो ये आप देखिए, इसके अंदर ये आप इसको बड़े ध्यान से देखें। ये जो रेटिकुलम स्टोमक ऑफ यंग काफ, ये मैं पीछे आपको बता भी चुका हूँ मेरे पीछे लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर में भी। और ये भी आप ये यहाँ इसमें डायग्राम से बड़ा सुंदर दे दिया। देखिए यहाँ इसोफेगस, और यहाँ से मिल्क जो है, जो यंग है उसमें यहाँ एंटर करेगा, और यहाँ जो इसोफेजियल ग्रूव बाईपास द रुमन एंड रेटिकुलम, ये ग्रूव है जो ये सीधी जो है एबोमेजम में खुल रही है, देखिए आप। तो ये एक बाईपास है, क्योंकि रुमन एक्टिव नहीं होता, छोटा बच्चा होता है जो कि वो दूध ही पीता है, वो कोई जुगाली नहीं करता, और ना ही उसका रेटिकुलम जो है वो उस फंक्शनल अवस्था में होता है। तो ये फिर उस समय ये सीधा दूध जो है आप देखें एबोमेजम यानी ट्रू स्टोमक में चल गया, और यहाँ इसकी जो है वो इसमें क्लोटिंग ऑफ मिल्क यानी कर्ड बन गया, और ये लैक्टोज एंड वे प्रोटीन पास इनटू ड्यूडिनम। तो ये जो है यहाँ से इसके बाद में ये ड्यूडिनम में एंटर कर गया, यानी ड्यूडिनम है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ऊपर इसोफेगस है, ये चारों पार्ट है। ये जो 2 पार्ट हैं इससे अब इसका कोई संबंध नहीं होता। देखिए आप 3 पार्ट जो है सीधा ही डायरेक्ट जो है वो इसोफेगस से ये ग्रूव इसके अंदर ये सहायता करती है। तो ये पूछा जाता है, कम उम्र के पशु में पाई जाने वाली रेटिकुलर इसोफेजियल ग्रूव तरल भोजन पदार्थों को सीधे ही ओमेजम या एबोमेजम में पहुंचाती है, क्योंकि छोटी उम्र के पशुओं में रुमन व रेटिकुलम कम विकसित होते हैं तथा पाचन में कम भाग ले पाते हैं। तो ये ओमेजम में भी भेज सकती है, ओमेजम से सीधे एबोमेजम में चला जाता है। तो रुमन और रेटिकुलम 2 जो है वो एक्टिव नहीं होते। ये भी अंडरलाइन कर लेना आप। ओमेजम यह पाचन का कम व अवशोषण का अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ओमेजम यहाँ जल व वोलेटाइल फैटी एसिड का अवशोषण ये अब्जॉर्ब कर लेता है, ये इसका अब्जॉर्बेशन का काम है इसका। तो ये यहाँ पे हमारे पास इन्होंने ये पूरा का पूरा 4 स्टमक ऑफ कैमल, तो ये तो स्टमक तो ये तो पहले वहाँ देना चाहिए था। चलिए, तो अब इसमें आपको पता है कि कैमल के अंदर ये स्यूडो रुमिनेंट है और 3 ही पार्ट होते हैं, चौथा नहीं होता इसमें। इसमें ओमेजम नहीं होता। तो इसमें देखिए ड्यूडिनम, ये सॉरी इसोफेगस से देखिए आप इधर, आप अपना जो है 135 पे इसोफेगस से सीधा ही रुमन, डायरेक्ट रुमन आता है। उसके कंपार्टमेंट हैं, कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3। तो ये 3 कंपार्टमेंट हैं इसके, इसमें से होते हुए भोजन जो है वो और इसमें रुमन, रेटिकुलम और एबोमेजम, ओमेजम इसमें जो है नहीं होता। ये आपने पढ़ा हुआ भी है। इसके 3 पार्ट होते हैं और ये स्यूडो रुमिनेंट होता है। तो आज हम यहाँ ही मेरा ख्याल है इसको विश्राम दें। एबोमेजम और ट्रू स्टोमक के अंदर जो है इसको पूरे को, इसका जो है चर्चा हम
हमारे नेक्स्ट जो है, लेकिन ये छोटा सा ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करेंगे अगले में। तो एबोमेजम एंड ट्रू स्टोमक। रूमिनेट्स के आमाशय का केवल यही एक हिस्सा होता है जो पाचन रस स्त्रावित करता है। अंडरलाइन पाचन रस डाइजेस्टिव जूस स्क्रीट करता है। इसके जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण एबोमेजम का वातावरण अम्लीय हो जाता है, जिससे रूमन में आने वाले जीवाणु व कुछ प्रोटोजोआ नष्ट हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, अभी हमने पीछे नोट किया। अम्लीय पीएच के प्रभाव से ही लार का टाइलिन एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। अब वो टाइलिन अगर वो साथ में चल रहा है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि ये एसिडिक हो गया ना। और पेप्सिनोजन, इस पूरे को आप, ये जो 3 लाइनें, इनको आपने ब्रैकेट में लगा के इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। पेप्सिनोजन निष्क्रिय, जब वो सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। यह सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीज व पेप्टोन्स में तोड़ देता है। प्रोटीन्स, पेप्सिन, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीज एवं पेप्टोन्स। यह प्रक्रिया के साथ ही भोजन में उपस्थित दुग्ध भी दही कर्ड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आप आज हम इसको भी आपने ध्यान में देखना है, और कौन सा जो एंजाइम होता है, किसकी उपस्थिति से ये रेनिन कर्ड बनता है, दूध जो है, ये भी आपको पीछे मैंने बताया, तो ध्यान रखना है इसमें। तो ये चीज़ें जो, ये पूरा का पूरा पैरा ही आप इसको ब्रैकेट में ले लें और इस पर जो है इम्पोर्टेंट लिख लें। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।